Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss about the first chapter of class 11 Political Science, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई। यानी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत पड़ती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, या ब्रीफ उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बॉडी होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, रूल्स की एंड लॉज की। यानी फंडामेंटल मतलब बेसिक एंड इम्पोर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस की, जो हेल्प करते हैं एक कंट्री को चलाने में। यानी उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी दी जाती हैं कि कैसे एक कंट्री को चलाया जाएगा, कैसे एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है। इट ऑल्सो लेड डाउन द रूल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। यानी ये रूल्स और फ्रेमवर्क यानी एक पूरा प्रोसीजर, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है भी कैसे गवर्नमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, उनकी क्या क्या पावर्स होंगी, उनकी क्या क्या फंक्शंस होंगी, और राइट्स क्या होंगे सिटीजन्स के एंड ड्यूटीज क्या होंगी सिटीजन्स की। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनेगा? वोटिंग के थ्रू। उसकी पावर्स क्या होंगी, उसका फंक्शन क्या होगा, वो काम कैसे करेगा। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव है, वो कैसे बनेगा, जुडिशरी कैसे बनेगी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी जाती हैं। अगला पढ़ते हैं फंक्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट अ बेसिक रूल्स दैट अलाउ द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यानी बेसिक रूल जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक ऐसे सेट प्रोवाइड करता है रूल्स का, ऐसे रूल्स देता है कंट्री के अंदर जिससे कंट्री के लोगों के बीच में मिनिमल कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। मिनिमल कोऑर्डिनेशन का मतलब है बेसिक कोऑर्डिनेशन, जिससे एक बेसिक कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके ताकि सोसाइटी अच्छे से रन की जा सके। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ट्रैफिक रूल। अगर आप एक कंट्री के अंदर ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वो इसीलिए हैं ताकि रोड के ऊपर जो व्यक्ति चल रहा है, उनकी सेफ्टी को मेंटेन किया जा सके, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे और वो आराम से सही ढंग से चल पाए। इस ऐसे ही कंट्री के अंदर रूल्स बनाए जाते हैं ताकि कंट्री के अंदर झगड़े ना हो और एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन यानी कम से कम जो बेसिक कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे। Second function of a constitution is to specify who has the power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted. यानी पहले में तो बता दिया, अभी बेसिक रूल्स पे एग्री करना पड़ेगा सबको, जो कंट्री के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनाकर रखेंगे। दूसरे में ये चीज बताई है भी वो जो रूल्स है वो बनाएगा कौन, किसके पास अथॉरिटी है वो रूल्स बनाने की। ऐसे तो हर कोई बना दे, बट ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया हुआ है भी वो कैसे वो रूल्स बनाए जाएंगे और वो कौन बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। तो अगर ऐसा है, सिंपल होता, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज लिख दी भी गवर्नमेंट बनाएगी रूल्स को। अब गवर्नमेंट तो गंदे तरीके से भी बन सकती है, कोई मिलिट्री रूल ले आएगा, कोई डिक्टेटरशिप ले आएगा, फिर वो रूल्स बनाने लग जाएगा। वो कहेगा जी हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट बनाएगी। तो अगर गलत तरीके से गवर्नमेंट बनी है तो ऑब्वियसली सी बात है भी वो रूल्स भी गलत बनाएगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी लिखा हुआ है भी सरकार कैसे बनेगी। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है बनेगी, सरकार कैसे बनाई जाएगी, गवर्नमेंट। थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस द गवर्नमेंट कैन ऑफ ट्रेसपास। पहले में बताया कुछ रूल्स देंगी, दूसरा बताएगा वो रूल्स कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये कहता भी गवर्नमेंट को रूल बनाने हैं, तो गवर्नमेंट कोई भी बेहुदा रूल बना सकती थी, उससे लोगों को फायदा हो ना हो, नुकसान हो ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज भी बताई है भी गवर्नमेंट किस तरीके के रूल लोगों के ऊपर बना सकती है। यानी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं, कुछ बंदिशें लगाई हैं भी ये चीजें गवर्नमेंट इनके ऊपर नहीं लगा सकती। और ये दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस, फंडामेंटल का मतलब क्या है, बेसिक एंड इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है। ये लिमिट्स गवर्नमेंट को फॉलो करना जरूरी है, गवर्नमेंट इन्हें ट्रेसपास यानी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। फोर्थ फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इनेबल टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। यानी सोसाइटी की आशाएं यानी इच्छाएं पूरी करना। इच्छाएं का मतलब ये नहीं है कि आपकी इच्छा है भी मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार हो तो गवर्नमेंट विल गेट यू बैक, आपको वो गवर्नमेंट वो चीज देगी, नहीं। एस्पिरेशन का मतलब है एक कॉमन एस्पिरेशन, पूरी कंट्री के लोगों को चाहिए, जैसे डेमोक्रेसी,
जस्टिस, फ्रीडम, इस तरीके के एस्पिरेशंस जो है वो हमारी सोसाइटी को चाहिए, और वो कौन फॉलो कर सकती है, वो कौन दे सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है। और क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी, जस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी, मीन्स जस्ट का मतलब होता है जस्टिस, जहाँ पर सब कुछ इक्वल हो और न्याय पूर्वक काम किया जा सके। अगला क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। फंडामेंटल का मतलब क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी का मतलब क्या है भी, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है सबकी एक आइडेंटिटी। जैसे हम सबकी आइडेंटिटी क्या है, इंडियंस है, वो इंडियन हमारी आइडेंटिटी कैसी है, क्यों, क्योंकि हम इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के रूल्स को हम फॉलो करते हैं, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी गई हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं, इसीलिए हमें एक इंडियन बोला गया है। हमें सारे अधिकार मिलेंगे इंडियंस वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, हमें सारे राइट्स भी हमारे इंडियन के, हमारी सारी ड्यूटी भी है। ठीक है, तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसी होती है, आपको कुछ रूल्स दिए जाते हैं, उनके ऊपर आपको एग्री करना पड़ता है। तो दो तरीके की आइडेंटिटी हमें मिलती है। पहली है हमारे पास पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दूसरा है मोरल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, राजनीतिक हमारी पहचान कैसी है। अब राजनीतिक पहचान का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं जो पॉलिटिकल बेस है, भी कैसे एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा, इससे हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के अंदर हम डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। अगर हम डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे और उस तरीके से हम वोटिंग करेंगे, जैसे 18 प्लस के यहाँ पर वोट अलाउड है, तो हमें बताया गया है भी आप 18 प्लस हो और आपको ये सारे पॉलिटिकल चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तो वो हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी मीन्स सिंपल क्या है, भी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और पॉलिटिकल रूल्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसको हम सबको फॉलो करना पड़ता है पॉलिटिकली। ठीक है, अगला क्या है, मोरल आइडेंटिटी। मोरल आइडेंटिटी का मतलब क्या हो, नैतिकता, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने वो चीज़ें भी हमें बताई है भी क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, और क्या चीज़ आप कर सकते हो, क्या चीज़ आप नहीं कर सकते। अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट ऑन व्हाट वन मे डू और मे नॉट डू, यानी उसके पास अथॉरिटी है, उसने बताया भी आपको ये चीज़ करनी है और आपको ये चीज़ नहीं करनी है। फंडामेंटल वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी मोरल आइडेंटिटी है। हमें इन सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। हम आज के टाइम पर किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकते हमारे देश के अंदर। अब कोई मेरे से थोड़ा-सा अनप्रिविलेज्ड है, उसके पास पैसा नहीं है, मैं या कुछ भी उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता भी वो मैं उसको कब्ज़ा कर लूँगा या उसको अपना गुलाम बना लूँगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी मोरल आइडेंटिटी है और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। देखिए, पावर दो तरीके की होती है, एक नेगेटिव पावर, एक पॉजिटिव पावर। नेगेटिव पावर क्या होती है, आप किसी के ऊपर फोर्स डालते हो, आपको फॉलो करने के लिए, डर, भय, ठीक है, वो होती है पावर। दूसरा है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव पावर। लोग आपको खुद फॉलो करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लव करते हैं, रिस्पेक्ट में आपको फ़ॉलो करते हैं, आपके अच्छे कामों के लिए आपको फ़ॉलो करते हैं, तो आपके पास आपकी मानते हैं, उसे बोलते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है लीगल एंड पॉजिटिव पावर। सो जितनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी होगी, उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस होगी। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कारगर, वो उतना अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है? तो इफ़ेक्टिवनेस कैसे डिसाइड की जाती है एक कॉन्स्टिट्यूशन की, भी वो इफ़ेक्टिव है या नहीं? उसके कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है मोड ऑफ प्रोमulगेशन। देखिए, इसका मतलब होता है भी एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, किसने बनाया है और हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, यानी उनके पास कितनी पावर थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफेक्ट बन चुका है। इसका मतलब क्या है? यानी डेड, एक टाइप से डेड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो अनसक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे लोग नहीं मानते हैं। वो मिलिट्री लीडर्स ने बनाया है, ऐसे लोग जो पॉपुलर नहीं थे। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप नहीं जानते हो, वो आपके ऊपर कोई रूल बना ले, भी तेरे को ये चीज़ फ़ॉलो करनी है, आप नहीं उसे फ़ॉलो करोगे, क्यों? आप उसे जानते नहीं हो, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनसक्सेसफुल हो गए। जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो क्रिएटेड किए, कब बनाए गए थे? पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद, जैसे इंडिया का, यूएसए का, साउथ अफ्रीका का। पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स यानी
पूरे ऐसे मूवमेंट्स जो पूरे देश भर में फेमस हुए, जिनका पूरे देश ने समर्थन किया। अब जैसे हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे जो पूरे इंडिया के अंदर फेमस हुए थे, और उनके जो लीडर्स थे उन मूवमेंट्स के अंदर वो भी पूरे देश के अंदर फेमस हुए। तो लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनको मानते थे, उनके ऑर्डर को मानते थे। ठीक है, उनके पास अथॉरिटी थी। अब अगर वो कोई चीज़ बनाएँगे तो लोगों को लगेगा हाँ भाई ये लोग बना रहे हैं तो ये अच्छा ही बना रहे होंगे, क्योंकि ये हमारी आज़ादी के लिए लड़े हैं, हमारे लिए लड़े हैं। ठीक है? सो अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्मली बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फॉर्मली का मतलब है बिल्कुल लीगल तरीके से, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर वे में फॉर्मल। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में, आज़ादी से कुछ महीने पहले, ठीक है? और आज़ादी से कुछ सालों बाद तक। अब देखते हैं इट ड्रॉन अप द पीपल हु एंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, यानी अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लोगों ने बनाया था जिनके पास पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी। पब्लिक क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है लोगों का ट्रस्ट था, एंड कैपेसिटी टू कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ द वाइड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी उनके वाइड सेक्शन यानी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा उनकी रिस्पेक्ट करता था, उन्हें मानता था। अगर अब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, मानते हो, अगर वो कोई आपके ऊपर लो आपको कहे भी आपको ये चीज़ करनी है तो आप करोगे, बिकॉज़ यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन। ठीक है? अगला क्या है, दे वर एबल टू कन्विंस द पीपल, वो लोगों को ये चीज़ समझाने में सक्षम रहे भी ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ये कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है भी जिससे हम अपनी पर्सनल पावर को एग्रेंडाइज़ करें, अपनी पर्सनल पावर को बढ़ाएँ। नहीं, हम ये आप लोगों के लिए बना रहे हैं। अब सेकंड फैक्टर जो है वो सब्सटेंटिव प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंटिव का मतलब होता है मीनिंगफुल, यानी जिसका कोई मतलब बने, एक अच्छी चीज़। सब्सटेंटिव प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप अच्छी चीज़ें, मीनिंगफुल चीज़ें लिखोगे, तब अगर और प्रोविज़न का मतलब होता है रूल। अगर आप मीनिंगफुल और अच्छे रूल्स बनाओगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ऑटोमैटिकली लोगों के पास रीज़न होगा, दैट एवरीवन हैज़ अ रीज़न टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजंस। ठीक है? एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके अंदर अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं लोगों के लिए, तो लोग उसके साथ चलेंगे। अब एग्ज़ाम्पल मानो एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है, जो मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी को ओप्रेस कर सकती है, यानी उसके ऊपर दबाव डाल सकती है और उसको अपने कब्ज़े में कर सकती है, उसके साथ बुरा कर सकती है। तो माइनॉरिटी के पास तो रीज़न ही नहीं रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाने का, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन उनके साथ अच्छा ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है भी अच्छे सब्सटेंटिव प्रोविजंस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि लोग उनके साथ चले, कॉन्स्टिट्यूशन को माने। अगला क्या है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब क्या है, भी बैलेंस किया गया है इंस्टीट्यूशंस में, यानी इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है, जो सरकार चलाते हैं, सरकार के अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? उनके अंदर पावर को इक्वली इंटेलिजेंटली डिवाइड कर सके ताकि नो सिंगल ग्रुप सबवर्ट वीकन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कोई एक पावर अगर किसी एक के हाथ में पावर दे दी और उसका दिमाग फिर गया, सारी कंट्री खराब हो जाएगी, क्योंकि उस एक अकेले व्यक्ति के हाथ में पैसा है, पावर है। देखिए, पावर और पैसा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति का दिमाग खराब कर देती है। तो इसीलिए कहा गया है अगर पावर को एक हाथ में रखेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा। इसीलिए पावर को अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड करो ताकि एक का दिमाग फिर के बाकी वाले बैलेंस कर लें। ठीक है? जैसे हमारे इंडिया में की है जो पावर जो है वो हॉरिज़ॉन्टली डिवाइड की गई है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे एग्ज़ीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर में। अब मान लो अगर जुडिशरी ना हो और लेजिस्लेचर के पास सारी पावर आ जाए, तो लेजिस्लेचर कुछ भी कर लेगा। कौन-सा उसको कोई रोकने वाला है? तो इसीलिए अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में पावर को डिवाइड करना ज़रूरी है ताकि एक का दिमाग खराब हो जाए और एक जो है वो मिसयूज़ ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है? सही है। और इसको क्या बोला जाता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है? ये क्या करते हैं, चेक करते हैं दूसरे की पावर को ताकि कोई दूसरा गलत कदम ना उठाए। अब जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर कोई रूल बनाएगा तो वो कोर्ट भी उसको जो है वेरीफाई करेगा भी वो चीज़ अच्छी बनी है, लोगों के हित में है या नहीं है। अगर कोर्ट ना हो तो लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है वो कोई भी उल्टा-सीधा रूल पास कर दे। नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोला था भी अच्छा बैलेंस डिजाइन का मतलब क्या है, जिसमें एक राइट बैलेंस हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे पावर को अच्छे से बांटा जाए, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटेटिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का। अथॉरिटेटिवनेस का मतलब क्या है, पावर आना, लीगल सुप्रीम अथॉरिटी यानी लीगल पावर, पॉजिटिव पावर,
कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक पॉजिटिव पावर होनी चाहिए भी, लोग उसको फॉलो करें। अब ऐसा नहीं है अभी अगर लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं, अब कईयों को अच्छी लगेगी, कईयों को नहीं। जिनको नहीं लगी ऐसा नहीं है अभी वोट के कुछ बोल देंगे। अब कई ऐसे हैं जिनको डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती, तो वो ये थोड़ी ना बोल देंगे भी डेमोक्रेसी को बदलो। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है डेमोक्रेसी फॉलो होगी तो फॉलो होगी। वो उसके अथॉरिटेटिवनेस है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जो चीज़ तोड़ मरोड़ जा सके, यानी जिसे आने वाले टाइम में थोड़ा सा बेंड किया जा सके, मोल्ड किया जा सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी होनी चाहिए जो समय के अनुसार चेंज हो सके, जिन्हें समय के अनुसार बंदा चेंज कर दे, ताकि वो नए लोगों को, नई चीज़ों को और नए समय के साथ अडैप्ट हो पाए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अब अगर 100 साल पुराना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे आज लागू करे, उसके रूल्स आज नहीं चल पाएँगे क्योंकि टाइम बदल चुका है। तो इसीलिए अथॉरिटेटिवनेस, यानी उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए भी, लोग उसे फॉलो करें, और साथ ही साथ इतनी भी रिजिड वो नहीं हो भी टाइम के साथ वो बदले ही ना। अब अगला क्या है, इसमें बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा गया है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? लिविंग का मतलब क्या होता है? जिंदा। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? जिंदा। काग एक डॉक्यूमेंट, एक जिंदा डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक जिंदा डॉक्यूमेंट इसीलिए कहा गया है, लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पॉसिबिलिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से रखी गई है भी, समय के अनुसार उसे चेंज किया जा सके। अब लिविंग व्यक्ति का मतलब, अब लिविंग थिंग का क्या है? जो समय के अनुसार चेंज होती है, जी रही है। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो समय के अनुसार चेंज होता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए उसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। अब इसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? हमने देखा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जो कि यूनाइटेड इंडिया के लिए हुई थी। हमने देखा भी दिसंबर 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तब क्या था, इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था और एक इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सब एक थे। उस टाइम पर बनाई गई थी, तो पहली मीटिंग उन्होंने दिसंबर 1946 में करी थी, और वो दोबारा कब मिले थे? आज़ादी के बाद 14 अगस्त 1947 को, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने वाले थे, वो मिले थे। इट्स मेंबर वर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट वोटिंग बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी इसके जो मेंबर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उन्हें इनडायरेक्ट वोटिंग से बनाया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली देखिए, ब्रिटिशर्स से पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, इंडिया को 2 तरीके से रूल किया जाता था। एक थे प्रोविंसेस, दूसरे थे प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस वो चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट रूल में थी, ब्रिटिशर्स उन्हें डायरेक्टली रूल करते थे। और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स, जिन्हें ब्रिटिशर्स राजा, नवाब, प्रिंस जो होते हैं उनके द्वारा रूल कराया जाता था। अब जो प्रोविंसेस थे, वहाँ पर तो जो है ब्रिटिशर्स मॉडर्न तरीके से, जैसे पार्लियामेंट होता है उस तरीके से रूल कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने अलग-अलग मेंबर्स बिठाए हुए थे। जैसे हमारे आज के टाइम पर एमएलएज़ हैं, इस तरीके से वहाँ पर पार्लियामेंट थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हर प्रोविंस के जो मेंबर्स थे, उन्होंने वोट किया था, इनडायरेक्ट वोटिंग। जैसे प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट वोटिंग होती है ना, एमएलए, एमपीज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर इन मेंबर्स के लिए प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने वोट किया था। ठीक है? और ये सजेशन किसने दिया था उन्हें? ब्रिटिश कैबिनेट ने। देखिए, 1946 के अंदर अब ये चीज़ पता चल गई थी भी हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। ये बात पता पहले ही चल चुकी थी भी, इंडिया को जो है वो इंडिपेंडेंस मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पावर जो है वो कम होती जा रही थी। वो वर्ल्ड वॉर 2 हार गए थे, और उन्होंने बता दिया था भी हम इंडिया को छोड़कर चले जाएँगे 1948 तक। 1948 तक हम इंडिया को छोड़कर चले जाएँगे। तो उन्होंने कहा था भी अब इंडिया को जो है इंडियंस रूल करेंगे, तो हमें पावर जो है इंडियन के हाथ में देनी पड़ेगी। तो उन्होंने इंडी पावर को इंडियंस के हाथ में देने के लिए क्या किया था, अपने ब्रिटेन से, इंग्लैंड से 3 मेंबर्स बुलाए थे। जैसे हमारे यहाँ पर कैबिनेट होता है ना, मिनिस्टर जैसे राजनाथ, अमित शाह, निर्मला सीतारमण जी, जैसे ऐसे ही वहाँ से 3 लोगों को बुलाया था, और उन्होंने बोला था भी आप इंडियन को जो है सजेशन दो भी, ये कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएँ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएँ, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक असेंबली खड़ी करें। तो उन्होंने सजेशन दिए थे। तो उनके सजेशंस के बेसिस पर एक प्लान बनाया गया था। वो क्या था? ईच प्रोविंस, सॉरी, सॉरी, सॉरी।
जो ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट है, यानी ऐसा जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनमें से सीट अलॉट की जाएंगी। जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, खड़े जितने मर्जी हो सकते हैं, बट जीतेगा तो कोई उतने ही जितने चाहिए। तो उन्होंने कहा था 1 लाख जो है रेशो क्या रहेगी, 1:1 लाख, यानी 1 लाख लोगों को एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा। अब जिस एरिया में, अगर जैसे असम के अंदर 66 लाख पॉपुलेशन थी, तो वहां पर 6 या 7 रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए थे वहां से। खड़े नहीं, मतलब बने थे, खड़े तो ज्यादा हुए थे वहां पे, तो बने थे। तो ऐसे ही प्रोपोर्शन में बनाया गया था। तो प्रोविजंस को 292 सीट्स मिली थी और वहीं प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स मिली थी। ठीक है। अब जो प्रोविंसेस थे वहां पर तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। प्रिंसली स्टेट्स में जो है वो आगे बढ़ेंगे कैसे था। जो सीट इन ईच प्रोविंस वो डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए अब जो सीट्स थी वो तो ये बता दिया अभी 10 लाख लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ। अब वो इन जनरल पॉपुलेशन से नहीं था, जैसे आज के टाइम पर हर कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, हर कोई व्यक्ति, एक जनरल इलेक्शन होगा नहीं। वहां पर मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको मुस्लिम वोट करेगा, जो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव है उसे हिंदू वोट करेगा, और जो सिख रिप्रेजेंटेटिव है उसे सिख वोट करेगा। तो जितने एक एरिया के अंदर जितने सिक्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक एरिया के अंदर 66 लाख, मान लो 60 लाख पॉपुलेशन है, तो उसमें से 6 बंदे खड़े होंगे, जिसमें से 40 लाख जो है वो हिंदू की पॉपुलेशन है। तो उसमें से जो है 6 रिप्रेजेंटेटिव में से जो 4 रिप्रेजेंटेटिव है वो हिंदू के बनेंगे, और बाकी के पॉपुलेशन के उस हिसाब से बनाए जाएंगे। और जो वोटिंग थी वो किस तरीके से होती थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या है, जैसे आज जो है आपको अगर किसी को वोट करना है तो आप उस व्यक्ति को डायरेक्टली वोट कर दो, सिर्फ एक व्यक्ति को। उस टाइम पर ऐसा नहीं था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, भी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे आप उनको जो है प्रायोरिटी के बेस पर लिस्ट करोगे। यानी आपकी पहली प्रायोरिटी ए व्यक्ति है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। आप पहला वोट आप जो है सबसे पहले वोट देना चाहोगे एक ए व्यक्ति को। अगर उस व्यक्ति के पास ऑलरेडी जीतने वाली वोट्स हैं, यानी 10 वोट्स चाहिए जीतने के लिए, और उस व्यक्ति के पास 10 वोट्स होगी, आपके जो वोट है वो 11वीं वोट है, यानी एक्स्ट्रा है। तो आपके जो एक वोट है वो आपके दूसरे मेंबर को मिल जाएगी, जो आपने दूसरा बंदे को नीचे रखा हुआ है। ठीक है। अगर उसके पास बिल्कुल ही कम वोट्स हैं, मान लो उसके पास सिर्फ 2 वोट्स हैं, वो जीत ही नहीं सकता, तो आपकी वोट आपके तीसरे व्यक्ति को चली जाएगी, जो आपने तीसरे व्यक्ति को अपनी लिस्ट में डाला है। तो ये था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब, यानी आपकी जो सिंगल वोट है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी आपके अकॉर्डिंग, जिस व्यक्ति को आपने प्रायोरिटी लिस्ट में बनाया है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। देखिए जो प्रोविंसेस थे, जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे जिस एरिया पर, वहां पर तो जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गए। अब प्रिंसली स्टेट्स के अंदर कोई असेंबलीज नहीं थी, तो वहां पर राजा ने जो है खुद मीटिंग्स कर कर बातचीत कर कर, जिसे जो राजा को वो व्यक्ति जो अच्छा लगा, राजा ने वो व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए नॉमिनेट कर दिया। भी मेरी तरफ से ये बंदा है, हमारी एरिया से ये बंदा खड़ा हो। अगला क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसी थी। देखिए स्टार्टिंग के अंदर जैसा मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पूरे ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया के लिए बनी थी, जब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में पार्ट्स था। तो उसमें जो है 389 मेंबर्स चूज किए गए थे, भी इतनी सीट्स मिलेंगी और इतने व्यक्ति यहाँ पर खड़े होंगे, 390, 389। फिर उसके बाद इंडिया का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान वाले अलग चले गए, उधर दूसरा पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, और इंडिया अकेला रह गया। अब जो व्यक्ति पाकिस्तान एरिया से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, वो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो तो अब अलग देश बन चुका है। अब वो क्यों इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, वो अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो मेंबर घटकर 299 रह चुके थे। फिर उन्होंने पूरे 2 साल 11 महीने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया, बनाया। फिर 1950 के अंदर 24 जनवरी पे 284 मेंबर्स फाइनली वहां पर उन्होंने बिल को प्रेजेंट किया, उसके ऊपर साइन करे और उसे पास कर दिया, भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आ गया, यानी उसको देश में लागू कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम क्या हुआ, पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, असेंबली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, किस चीज़ का, पार्टीशन का। एक तो प्रेशर ये था भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, पावर अभी अभी आई है हमारे पास। दूसरा क्या था,
बंटवारा हो चुका था, यानी पार्टीशन हो चुका था। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केवल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ही सक्षम नहीं रही इतने प्रेशर में, बल्कि उन्होंने वहाँ से लेसन्स भी सीखे। भी जो उस टाइम आपको पता है आज़ादी के टाइम पर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट हुआ था। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, दंगे हुए थे उस टाइम। तो वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ सीखी भी लड़ाइयाँ, दंगे क्यों हुए हैं और हमें इनसे क्या शिक्षा मिलती है भी आगे ये चीज़ें ना हो। उन्होंने क्या सीखा जैसे रिलीजन बेस पर, ठीक है? आपको पता है अभी 15 अगस्त को जब पार्टीशन हुआ था तो हिंदू, मुस्लिम और सिख के बीच में कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बजी थी धर्म के बेस पर। हिंदू इधर आ रहे थे इंडिया में और पाकिस्तान वाले में मुस्लिम जा रहे थे, ठीक है? तो वहाँ से उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए वो सिटीज़नशिप का, ठीक है? उससे जो है वो एक नया आइडिया लेकर आए सिटीज़नशिप का, भी हम जो है यहाँ पर रिलीजन के बेस पर कुछ नहीं करेंगे। यानी रिलीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा हमारे यहाँ इंडियन सिटीज़नशिप में। हम यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को केवल बचाएँगे ही नहीं। अब देखिए, अब इंडियन क्या करते थे, इंडियन लीडर्स की जो क्या सोच थी भी हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक है? किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। तो उन्होंने क्या कहा भी अब जो है नो बियरिंग ऑन सिटीज़नशिप राइट्स, यानी कोई भी आपके धर्म के जो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या आप कुछ भी हो, आपका जो है आपका जो धर्म है, उससे आपकी सिटीज़नशिप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप इंडियन हो, आप इंडियन हो, आपको सारे हक मिलेंगे, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कुछ भी हो। इंडियन हो, तो आप इंडियन हो। अगला क्या है, जो असेंबली थी हमें पता है वो क्या थी, रिप्रेजेंटेटिव तो थी, बट वो क्या थी यूनिवर्सल सफ़रेज से नहीं हुई थी। यूनिवर्सल सफ़रेज का मतलब क्या है, भी एक सर्टेन ऐज के बाद आपको जो है राइट मिल जाता है वोट करने का, हर व्यक्ति को। तो हर व्यक्ति ने वोट नहीं किया था बट फिर भी ट्राई किया गया था भी रिप्रेजेंटेटिव हो, हर तबके के लोग यानी हर टाइप के लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है? इसीलिए जो है इसी आइडिया से जो है 28 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व करी गई थी शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए। क्योंकि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था, वो इंडियंस ने भी किया था, ब्रिटिशर्स ने भी किया था। तो अब हमारे जो लीडर्स थे वो क्या चाहते थे? भी इंडिया में भेदभाव ना हो और हर एक व्यक्ति को जो है मौका मिले अपनी पहचान बनाने का। तो वहाँ पर जो है उन्होंने सीट्स दी थी शेड्यूल कास्ट के लोगों को। अब देखिए मैक्सिमम जो मेंबर्स थे 82% मेंबर्स जो थे वो कांग्रेस पार्टी से थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, क्योंकि वो ही एक बहुत अच्छी पार्टी थी उस टाइम इंडिया के अंदर। बट कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक इतनी डाइवर्स पार्टी थी, यानी उसके अंदर इतने डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे भी वो जो है वो एकोमोडेट कर पाई थी हर तरीके के लोग को किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन, डिबेट करना, यानी आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़ता था, लोग दूसरे मेंबर्स को जस्टिफाई करना पड़ता था भी आपका पॉइंट क्यों है। देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर था वो डेलिब्रेशन के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित था। डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कस और डिबेट करना। ऐसा नहीं था भी किसी भी मेंबर ने कोई रैंडम पॉइंट दे दिया अपने इंटरेस्ट के बेस पर भी मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ ऐड कर दो। ऐसा नहीं था, उसे दूसरे मेंबर्स को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती थी भी उसका पॉइंट जस्टिफाइड है और पूरे नेशन के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। यानी आप अगर कोई भी कोई भी पॉइंट आप वहाँ पर बता रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए, तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ती थी भी आपका पॉइंट जस्टिफाइड है और वो पूरे इंटरेस्ट नेशन को फ़ायदा करेगा, ठीक है? अब दूसरा क्या है, इसी कारण बहुत सारे मेंबर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुई, यानी एक व्यक्ति कुछ बोल रहा था, दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा था, तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हुए, एक को वो चीज़ पसंद थी, एक को वो चीज़ नहीं पसंद, इसलिए उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हुए। और बट फ्यू कुड बी ट्रेस टू द मेंबर प्रोटेक्टिंग, उस टाइम के जो लीडर्स थे वो काफ़ी समझदार थे, उन्होंने पर्सनल ग्रजेस नहीं निकाले और अपने इंटरेस्ट के बेस पर डिबेट्स नहीं करी कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है ये चीज़ करो, ऐसा नहीं था। उन्होंने जो है क्या रखा, इंटरेस्ट होल नेशन इन माइंड, यानी पूरे देश को वो लेकर चले भी अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो वो पूरे देश के फ़ायदे में होनी चाहिए, उससे हर व्यक्ति को फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर जो है वो बिना डिबेट के जो है वो लेकर आ सके, वो कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफ़रेज, यानी वोटिंग का राइट भी अगर आप एक सर्टेन एज पास कर देते हो तो आपको क्या है वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। मेंबर्स ने जो है ग्रेट एम्फेसिस डाला डिस्कशन एंड रीज़न आर्ग्यूमेंट के ऊपर।
देखिए, रीज़न्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, आप एक अच्छा रीज़न लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। अब मेरे को कोई पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा, मैं उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दूँगा भी वो क्यों अच्छा है, और दूसरा मेंबर जो है उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न देगा वो क्यों अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है भी एक दूसरे के मुँह पर बस बोली जा रहे हैं बेतुकी डिबेट्स जो आज के टाइम पर होती है, नहीं। एक अच्छा रीज़न देना पड़ता था। डिफरेंसेस किस किस तरीके के आते थे उनके बीच में, यानी एक बंदा किस चीज़ पर एग्री करता था, दूसरा किस चीज़ पर डिसएग्री। मेन क्या थे, सेंट्रल एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इंडिया के अंदर पावर सेंटर में रखी जाएगी, अलग अलग टुकड़ों में बांटी जाएगी। रिलेशन क्या रहेगा स्टेट एंड सेंटर का, यानी स्टेट अलग काम करेगी या सेंटर अलग काम करेगी, या सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेगी, या सेंटर जो है वो स्टेट को ऑर्डर्स देगी, या किस तरीके से उनका रिलेशन रहेगा। दूसरा क्या है, जुडिशरी की पावर, यानी जुडिशरी के पास कितनी पावर आनी चाहिए। अगला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है राइट ऑफ प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था। अब अगला टॉपिक है प्रोसीजर्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस क्या था। सबसे पहली चीज़ तो हमने देख ली भी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस रखा था वो डेलिब्रेशन पर रखा था भी, सबको डिस्कस करना पड़ेगा आपस में भी, हम कोई क्या चीज़ कर रहे हैं क्या चीज़ नहीं। अब उस चीज़ को उन्होंने कैसे डिस्कस किया वो देखते हैं। देखिए, पूरे प्रोसेस के दौरान एम्फेसिस इन द मंडेन प्रोसीजर्स ऑफ द असेंबली। मंडेन प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, डे टू डे के लाइफ, यानी उन्होंने ऐसा नहीं था अभी पहले दिन बोल दिया था अभी हम लोगों के लिए काम करेंगे, और आज जैसे आज के नेता करते हैं वोटिंग से पहले और वोटिंग मांगने के टाइम पर भी हम आपके लिए काम करेंगे। उन्होंने हर दिन के टास्क जो किए, हर दिन उन्होंने लोगों को अपने दिमाग में रखा। हर दिन वो जो काम कर रहे थे उन्होंने उसे लिंक किया लोगों के साथ भी, ये जो हम आज काम कर रहे हैं ये लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों को होगा इससे, ये नेशन के फेवर में है या नहीं। ठीक है। सो उन्होंने इस दौरान 8 मेजर कमिटीज़ बनाई जिनका अलग अलग काम था, और इनके चेयरपर्सन कौन थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार पटेल। ये 4 व्यक्ति थे जो इन 8 कमिटीज़ को चेयर कर रहे थे, यानी हेड थे। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि एग्री नहीं करते थे एक दूसरे से। अब देखिए, अगर चारों व्यक्ति ऐसे बना दिए जाते जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, यानी जिनकी आपस में मिल जाती थी, तो वो कोई भी उल्टा सीधा डिसीजन ले सकते थे। अब ऐसे व्यक्ति बनाए गए जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, ताकि एक अच्छा डिसीजन निकल पाए। अब जैसे B.R. अम्बेडकर जो है वो गांधी जी को और कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, किस लिए भी, ये शेड्यूल कास्ट के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। B.R. अम्बेडकर जो थे वो शेड्यूल कास्ट जो थे, SC जो थे, उन्हें ऊपर बहुत ऊपर उठाना चाहते थे, और वहीं गांधी और जो कांग्रेस पार्टी थी वो उन फेवर में इतना काम नहीं कर रही थी। इसी कारण इस पूरे प्रोसेस में इतनी डिस्कशन और डिबेट करने के बाद असेंबली को जो है असेंबली जो है वो कब तक मीट करी, 166 डेज। ठीक है, यानी 166 डेज जो है उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने काम किया 2 साल 11 महीनों के बीच में। अब जैसे आपका स्कूल तो पूरे साल लगता है, आपकी एक क्लास पूरे साल लगती है, बट आप 365 डेज नहीं जाते स्कूल, बीच में छुट्टियां भी रहती हैं। इसी तरीके से जो असेंबली थी वो 2 years 11 months के लिए तो थी, बट उसमें से 166 डेज के लिए वो मिले थे। अब इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो पीछे से कुछ चीज़ पास ऑन होना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ें जो है वो नेशनलिस्ट मूवमेंट से पास हुई, यानी नेशनल जो मूवमेंट्स हुए थे उनमें से क्या चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पास हुई थी। सो असेंबली जो है वो एक एज अ डाइवर्स है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव फंक्शनलिटी इफ देयर वाज नो बैकग्राउंड कंसेंसस ऑन द मेन प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एंजॉय। देखिए, बैकग्राउंड कंसेंसस का मतलब क्या है भी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो बेस था उसके ऊपर सब एग्री करते थे। कंसेंसस का मतलब होता है अप्रूवल ऑफ एवरीवन, यानी देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम के बेस पर बनाना है, और इस चीज़ सबको पता है। ठीक है, सब इस चीज़ पर एग्री करते थे। अगर सब इस चीज़ पर एग्री नहीं करते तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, क्यों, सबसे पहले तो उन्हें यही एग्री करना पड़ता भी हम किस बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर आके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डालेंगे वो चीज़ें। अब ये चीज़ उनको क्लियर थी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस बेस पर बनाना है, बट आगे बस उसको फॉर्मेट करना था उन्हें। ठीक है,
और ये चीज़ कहाँ से हमें पता चली? फ्रीडम से, जो हमने फ्रीडम फाइट्स करी, स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, लोगों से मिले, लीडर्स जो हैं वो लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करी, उनके साथ रहे, उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनको क्या चाहिए, ये सब चीज़। ठीक है। असेंबली वॉज एबल टू गिव अ कंक्रीट शेप एंड फॉर्म टू द प्रिंसिपल इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, हमें नेशनल मूवमेंट से वो चीज़ें पता चली भी, हमें कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, और वो चीज़ें हमें कहाँ से पता चली? नेशनलिस्ट मूवमेंट से। ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स क्या होते हैं? देश के लिए लड़ना, देश के लिए मूवमेंट्स होना। अब जो जो देश के लिए मूवमेंट्स हुए, अब देश के मूवमेंट्स में क्या था? पूरे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब लीडर्स को ये चीज़ पता थी, लोगों की इच्छाएं पता थी, लोगों को क्या क्या दिक्कत आ रही है, लोगों को क्या क्या चाहिए, ये उन्हें पता था। तो ये वो वहाँ से लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक अच्छी शेप दे पाए। ठीक है। अब क्या बताए, समरी क्या थी? अब देखें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कुछ नहीं था, यही चीज़ें थी जो प्रिंसिपल्स ऊपर हमें नेशनल मूवमेंट से मिले थे ना, जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक डॉक्यूमेंट था जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 1946 में। भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने ये चीज़ें ऐड करी थी भी हम किस बेसिस पर, किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। अगला क्या है? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ये किस चीज़ का पार्ट है? हमारा जो हमने पढ़ा था बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरीके से रखे गए हैं, किस तरीके से बनाए गए हैं, उनको क्या क्या पावर्स दी गई। ठीक है। थर्ड फैक्टर है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था ये चीज़ को खंगालने में, ये चीज़ को फाइंड आउट करने में भी क्या बैलेंस होना चाहिए हमारी इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तो पता था भी हमें डेमोक्रेसी को फॉलो करना है, ये तो बैकग्राउंड था, सबको सब इस चीज़ पर एग्री करते थे। बट डिबेट एंड डिस्कशंस किस चीज़ पर हुई? डेमोक्रेसी को कैसे लागू किया जाए, डेमोक्रेसी को कैसे चलाएंगे देश के अंदर, ऐसा ही यहाँ पर था। ये तो पता था भी पावर को बांटना है हमें अलग अलग हाथों में, बट ये नहीं पता था भी कैसे बांटना है, ये डिस्कस करना था। तो उन्होंने ये चीज़ डिस्कस करके ये चीज़ निकाला भी हम दो तरीके से बांटेंगे। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में बनेगी, यानी लोग वोट कर कर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है पार्लियामेंट में बैठेंगे और वो रूल्स बनाएंगे। इस तरीके की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी। अगला क्या है? फेडरल अरेंजमेंट। फेडरल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? भी पावर को जो है अलग अलग जो है गवर्नमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा, जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लास्ट टॉपिक बचा है भी ऐसे क्या क्या प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री। देखिए हमारे लीडर्स जो थे उन्होंने ये सोचा, अब देखिए हिस्ट्री इसीलिए तो होती है भी ताकि पास्ट में की गई गलती दोबारा ना दोहराई जाए। तो हमने दूसरी कंट्रीज़ के टेस्ट एक्सपेरिमेंट से चीज़ें उठाई भी, वहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ें करी और उनका जो है कंट्री एक अच्छे से चल पाई। यानी दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो वहाँ पर पब्लिक के फेवर में थी, उन्होंने वो चीज़ें उठाई और उन्हें मोल्ड कर कर इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया। जैसे ब्रिटेन से हमने क्या उठाया? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये ऐसा सिस्टम है भी जिसको हाईएस्ट वोट मिलेंगी वो व्यक्ति जीत जाएगा, चाहे वो मेजोरिटी जीते या ना जीते। ठीक है, सरकार मेजोरिटी से बनाई जाएगी, बट कोई बंदा जैसे एमएलए है, एमएलए कैसे बनता है? जिसके पास, जिसने सबसे ज़्यादा वोट जीती वो एमएलए बन जाएगा। ऐसे दूसरा क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पता है भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी सब हर कोई इक्वल होगा लॉ के सामने, लॉ सबसे बड़ा होगा, सब इक्वल होंगे लॉ के सामने। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड इज अ हर रोल, यानी हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उनका एक स्पीकर होगा। जैसे एग्जीक्यूटिव का मालिक, एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट में सबसे बड़ा स्पीकर कौन होता है? जैसे हमारे यहाँ पर ओम बिरला है, वो स्पीकर है और उनकी पावर है भी पार्लियामेंट को उनको मैनेज करके रखना है और उनकी जो है सब सुनेंगे। अगला क्या है? लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। जैसे ब्रिटेन के अंदर लॉ बनाए जाते थे उसी तरीके से हमारे यहाँ लॉ बनाए जाएंगे। दूसरा क्या है? ईरिश, यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी एक गाइडलाइंस है या एक एडवाइजरी आप कह सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है गवर्नमेंट को भी कैसे गवर्नमेंट को जो है लोगों के हक में काम करना है, लोगों के भले के लिए काम करना है। ये चीज़ जो है कोर्ट में जस्टिफाइड नहीं होती। देखिए जैसे एग्जाम्पल, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिड डे मील का।
अब मिड डे मील जो है वो DPSP में आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं, भी सरकार को जो है ये चीज़ें फॉलो करनी है, सरकार को जो है लोगों के हक में काम करना है, बेसिकली ये चीज़ है। अब जैसे मिड डे मील है, अब मिड डे मील जो है सरकार ने किस लिए बनाया, ताकि बच्चे स्कूल में आए, खाना भी खाएं और पढ़े भी। अब अगर सरकार कल मिड डे मील बंद कर देती है तो आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते भी सरकार ने मिड डे मील बंद कर दी, नहीं, वो जो है फंडामेंटल नहीं है, वो DPSP है। यानी DPSP के अंदर सरकार को जो है कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइस करता है भी आप अच्छे के लिए काम करो, लोगों के अच्छे के लिए काम करो। अगला क्या है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये लिया था। कैनेडियन से हमने क्या लिया था, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, वो थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होगी, किससे, स्टेट से। आइडिया ऑफ रेसिडियल पावर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं, ऐसी पावर्स लिखी जाती हैं भी क्या चीज़ स्टेट के हाथ में रहेगी उस स्टेट की, और क्या चीज़ सेंटर के हाथ में रहेगी। अब ऐसी चीज़ें जो किसी हाथ में जो किसी भी लिस्ट में नहीं होती, वो किस में होती है, रेसिड्यूल पावर्स में, जिनके ऊपर सेंटर काम करती है। अगला है US कॉन्स्टिट्यूशन। US कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे USA के अंदर USA ने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जिन्हें जो है सरकार ट्रेसपास नहीं कर सकती, ऐसे ही वहाँ से लेकर हमने फंडामेंटल राइट्स बनाई, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट नहीं है, जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमने भी यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स बनाए और लोगों को दे दिए। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी के पास पावर है, वो गवर्नमेंट के लॉज को एग्जामिन कर सकती है भी गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर पा रही है या नहीं। अगला क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी जो है वो फ्री है गवर्नमेंट से। सो ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप। एंड ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।